So what we are starting with is classification of elements and periodicity. We'll just call it periodic table और periodicity in short. ठीक है ना. इसमें आपको हिस्टोरिकल बेस्ड 2 या 3 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नीट में. तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं. बहुत सिंपल चिंटू पिंटू टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के ऊपर फैक्चुअल चीज़ें. और अच्छा, जैसे आपने कहा कि इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअल होंगी ऑब्वियसली, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला हिस्सा नहीं है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फैक्चुअल है और मैं आपको सीधा बोलूँगा कि अच्छा ये वाला याद रखना है, फैक्चुअली डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट आंसर. जैसे कि भाई हाँ, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा, जैसे जो जो पॉइंट्स है उसके बाजू में मैं आपके लिख दूंगा कि ये फैक्चुअल वाला है या इसके पीछे आपको ये लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में. ठीक है, तो वैसे उस तरह से अपन इसको करेंगे. नाउ इट्स वर्किंग. So here in the year 1800, now these are simple factual historical facts, okay? In the year 1800, 31 elements were known. In 1865, 63 elements were known. And today, this is the most important line. Currently, there are 114. Now, there are actually 119, 120 elements. If you see the reference books that are printed latest, ये NCERT में 114 काफ़ी साल से चल रहा है. तो ये बहुत important. हाँ, at present 114. Now, ये जो ऐसे नंबर्स हैं, कहीं पे 114 लिखा हुआ है, कहीं पे 118 लिखा है, कहीं पे 120 लिखा है, कुछ रेयर केसेस में 121 भी आपको सुनने मिलेगा. ये बेसिकली क्या है फंडा देखो, यहाँ पर ये 114 नोन एलिमेंट्स हैं. 117 और 18 जो हैं या उसके बाद वाले हाईली रेडियो एक्टिव है. देयर हाफ लाइफ इज अ फ्यू सेकेंड्स, इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो उनको स्टडी नहीं किया गया है, उनको अभी तक क्या बोलते हैं, बिल्कुल उनको सिंथेसाइज करने के बाद में उनको स्टडी करने का मौका ही नहीं मिला. तो इसलिए वेरी लिटिल इज नोन अबाउट देम एंड दे आर इन मोस्ट केसेस नॉट मेंशन्ड ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर या टिल 118 यू नो. इनफैक्ट द नेमिंग ऑफ IUPAC फॉर द एलिमेंट्स अबाउ 100 विल डू अप टू नंबर 120. ओके, तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा एक फैक्चुअल चीज़ था. बाकी यहाँ पे फालतू है इस पूरे पैराग्राफ में, बाकी कुछ नहीं करना है. अब आ जाते हैं यहाँ पे जेनेसिस. जेनेसिस मतलब अगेन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. जेनेसिस का मतलब यहाँ पे दे मीन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये हुआ कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ. तो ये सबसे पहले शुरू हुआ जोहान डॉब्रेनर, ये आपने स्कूल में पढ़ा है इन वेरी सिंपल टर्म्स. इन 1829 ही मेड समथिंग कॉल्ड एज द डॉब्रेनर्स ट्रायड्स. व्हाट वर डॉब्रेनर्स ट्रायड. डॉब्रेनर ट्रायड क्या था. मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ट्रायड हैड एन एटॉमिक मास अबाउट halfway, that is average of atomic weight of other two. Now most important from Dobryner triad point of view is examples of Dobryner's triads. ठीक है, डॉब्रेनर ट्रायड के एग्जाम्पल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बच्चों, देख लें. जैसे कि लिथियम 7 नंबर, सोडियम 23, पोटेशियम 39. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम, कई बार, और ये दोबारा रिपीट होने के चांसेस फुल है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7 + 39 46, उसका हाफ 23. अगर आप देखो तो आपको समझेगा इजीली, यानी कि एवरेज ऑफ द टू. ठीक है बात. सेम वे यहाँ पर दूसरा और एक एग्जांपल है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम. आप नोटिस करना कि डॉब्रेनर ने अनइंटेंशनली जो ग्रुप है ना वो बनाने शुरू कर दिए थे. जैसे हमको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं. डॉब्रेनर को इसकी नॉलेज, ये बात की ज़्यादा ये नहीं थी कि अच्छा हाँ ये ग्रुप इनका सेम है, नहीं है. ही सेड 3 के सेट में लगाओ. कोइंसिडेंटली दे टर्न्ड आउट टू बी द सेम ग्रुप. ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरह से. तो ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं डॉब्रेनर्स ट्रायड्स के एग्जांपल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको तीनों के तीनों ऐसे सेट जो है वो लर्न करने हैं. काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये तीनों ग्रुप, ये ग्रुप 1 का सेट था, ये ग्रुप 2 का सेट था, और ये ग्रुप 17 का सेट था. ठीक है, ये उस वक्त उसको नहीं पता था, बट अभी हमको पता है. अभी हमको पता है ना ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 17 है. तब उस समय उनको नहीं आइडिया था, बट ठीक है, इसको हमने ग्रुप 1 बोला, इसको ग्रुप 2 बोला, इसको ग्रुप 17 बोल दिया. ठीक है, ओके. अच्छा, तो ये हुआ डॉब्रेनर.
उसके बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलिट्ज, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलिट्ज in 1865 he propounded, not profounded, क्या गधे लोग हैं, propounded, इंग्लिश ही सही नहीं है इनकी, propounded मतलब गिव है ना, profounded मतलब भविष्यवाणी की थी। profound का मतलब इंग्लिश में कुछ अलग होता है, profound का मतलब बहुत गहरी बात बोलने वाला आदमी, that is a profound, and prophesize मतलब भविष्यवाणी, and यहाँ पे propounded यानी कि gave the theory। खैर, Newland's law of octaves, it said that every eighth element had properties similar to that of the first। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो बोलते हैं एवरी सेवेंथ, एवरी एट्थ, एवरी नाइन्थ, व्हाटएवर, ऑक्टेव शब्द से ही आपको आंसर आ जाएगा, ऑक्टेव से मतलब एट्थ, सीधी बात है। ऑक्टेव आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर ऑक्टेव के बाद में क्या हो जाती है, फिजिक्स में आपने ऐसा पढ़ा है ना साउंड में, कि अगर मैं साउंड की एक ऑक्टेव ले लूं तो हर ऑक्टेव में साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल हो जाती है। जैसे सारे गामा होता है तो होता है सा, सारे गामा पधानी सा, तो सा, इसका फ्रीक्वेंसी डबल है, 8वें नंबर पे वापस आया ना। तो फिजिक्स में साउंड में फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं, है ना। तो यहां पर यही फंडा है, जस्ट लाइक इन म्यूजिक, every eighth note resembles the first in octaves of music। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया, मैंने बाकायदा गा वा के बता दिया आपको, बट आई होप समझ में आ गया, ठीक है। ओके, बट दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज इट वाज ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, एट दैट टाइम इट वाज ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम। उस टाइम पे और आगे के एलिमेंट्स थे ही नहीं, अगर उस समय और आगे के एलिमेंट्स होते तो ये कैल्शियम के आगे प्रूव किया जा सकता था डेफिनेटली, बिकॉज हमारी रियलिटी ये है पीरियोडिक टेबल की है सच में कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर, ये तो हमको मालूम है। डेवी मेडल मिला था उनको बाय द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी। दिस इज एन ऑनर, डेवी मेडल इज बेसिकली एन ऑनर गिवन टू वर्क फॉर good work in science। Okay, periodic law that we know today, the periodic law that we know today, this was given by Dmitri Mendeleev। Now please understand, it says periodic law as we know today, but this is not the modern periodic law, this is just the periodic law, जो पहला जो ये था। अच्छा, लॉथर मेयर ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, बट मेजर क्रेडिट इज ऑलवेज गिवन टू मेंडलीव। सो इसीलिए हम लोग इसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, वी कॉल इट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, या दैट वी कॉल इज द लॉथर मेयर कॉन्सेप्ट, है ना। सो he said, Mendeleev said, now this is the statement, okay, on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, the chemical similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. Now the other type of writing of that statement says that the properties of elements, क्या बोला, properties of elements are periodic functions of their atomic masses, yes, of the atomic weights, functions of their atomic weights, of their correct atomic weights। तो हमारे मेंडलीव भाई ने वेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, और मोस्टली हु गिव अस द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसके बाद ही सेड नहीं भाई नंबर ले लो, एटॉमिक नंबर ले लो, मास मत लो। ठीक है, मेयर ने क्या किया था, लॉथर मेयर just plotted the physical properties such as volume, melting point and boiling point against the atomic weight and obtained a periodically repeating pattern।
मतलब उसने सारे एलिमेंट्स को वॉल्यूम के हिसाब से लगाया, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से लगाया, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लगाया, ठीक है। बट मेंडलीव जो है और न्यूलैंड जो है, उन्होंने जो अपने अपने काम किए थे, न्यूलैंड ने एवरी 8th बोला था, मेंडलीव ने बोला अच्छा ठीक है आप ये कर लो, और फिर देखो कि एक पैटर्न इमर्ज होता है। बट लोथर मेयर को क्रेडिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक जो लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा, एंड ही डेवलप्ड हिज ओन टेबल, ठीक है। ही डेवलप्ड हिज ओन टेबल दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट इसको क्रेडिट नहीं मिला, उसका काम पब्लिश नहीं हुआ। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नीट में आता है, हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ, चेक करो, डिमिट्री मेंडलीव is the scientist who is generally credited, it is not correctly credited but generally credited, Mendeleev is the scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table. Did he actually give the modern periodic law? No. Did he actually make the modern periodic table? No. But what he did was organize the elements into a table which started the trend of making a table and then they kept on improving it. ठीक है? And he published the law. He published the Mendeleev's periodic law for the first time, which I just wrote about. यहाँ पे मैंने लिखा था अभी, are periodic functions of atomic weights, properties of elements of periodic functions of atomic weights. He was the one who started the trend of writing horizontal rows or periods, vertical groups or columns in order of their increasing atomic sizes. And because it was more elaborate than Lothar Meyer, he was the one who was given a lot of credit. ये एक स्टेटमेंट है जो नीट के एग्जाम में बहुत बार आपको पूछी गई है पहले, मतलब नॉट नीट बट AIPMT एंड ऑल दोस जो पहले होती थी, बट दोबारा ये नीट में आने के बहुत चांसेस है। क्या? Mendeleev relied on what? Which properties? He relied on the similarity of empirical formula and the properties of the compounds formed by the elements. जब वो क्लासीफाई कर रहा था एलिमेंट्स को, तब वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, ये चेक करना। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे डिपेंड करता था और वो फॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पे डिपेंड करता था। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिपेंड करता था मतलब मैं समझाता हूँ। सपोज उसको अगर सल्फर और ऑक्सीजन को साथ में कंपेयर करना है, तो आज तो हमको पता है कि अच्छा ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 के एलिमेंट है, तो हम बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, है ना। बट ओरिजिनली ही यूज टू कंपेयर, अच्छा H2O H2S, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाता है, तो इसके बीच में सिमिलरिटी चेक करो। ऑक्सीजन और सल्फर की सिमिलरिटी चेक करने के लिए उसके हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड्स की सिमिलरिटी चेक करो। दैट इज व्हाट ही मेंट, समझे। या फिर अगर मुझे समझो ऐसे देखना है कि लिथियम का क्लोराइड और सोडियम का क्लोराइड, अच्छा तो दोनों आयोनिक है, दोनों क्रिस्टलाइन है, तो लिथियम और सोडियम में कुछ तो सिमिलैरिटी रहेगी। ये लॉजिक से वो काम करता था। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब ये 1:1 रेशियो, यहाँ पे 1:1 1:1, जैसे CaCl2 और MgCl2, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला 1:2, इसका 1:2 रेशियो है ना। तो यहाँ पर उसको ये भी समझ में आता था कि हाँ भाई, मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में दोनों में वैलेंसी सेम निकल के आएगी। कैसे पता? फॉर्मूला से पता है, कंपाउंड से पता है ना। तो बहुत वैसे दिमाग वाला आदमी था। उसने क्या बोला, भाई मुझे एलिमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं, वाटर के बारे में या उसके कंपाउंड के बारे में, जैसे ऑक्सीजन है तो मैं ऑक्सीजन को छोड़ के वाटर को स्टडी करूंगा या कोई ऑक्साइड को स्टडी करूंगा तो भी मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। ये दिमाग उसने लगाया और बहुत अच्छा दिमाग लगाया ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज दैट गिव हिम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, एंड दैट इज व्हाई व्हाइल डूइंग दिस ही फाउंड दैट some of the elements did not fit with his scheme of classification and then he ignored them. उसने देखा कि कहीं कहीं थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, बट उसने बोला देखना मेजॉरिटी एलिमेंट्स तो फॉलो कर रहे हैं ना, जो नहीं फॉलो कर रहे चल उनको छोड़ देते हैं, अपन इग्नोर कर देते हैं। बट उसने इग्नोर किए, बट बाकी लोगों ने इग्नोर नहीं किया ना,
बाकी लोगों ने उसकी गलती निकाली कि भाई तो ऐसा कैसा कर रहा है, तो इग्नोर क्यों कर रहा है। अब इग्नोर मतलब कैसा, मैं आपको बता दूं। उसने नोटिस किया कि कैल्शियम का नंबर है 40, ठीक है, और आर्गन का भी एक वेरिएंट है 40। तो अब वो इन दोनों में से क्या करे, तो वो आर्गन के इस वेरिएंट को इग्नोर करने की कोशिश करता था, वो कैल्शियम के वेरिएंट को रखता था नंबर 40 पे। हाँ, तो फिर वहां से उसको वो इश्यूज जब आने लग गए कि आइसोटोप्स है ना, आइसोटोन्स कि किसको कहाँ रखना है, दोनों का सेम मास हो सकता है, दो अलग अलग एलिमेंट का भी सेम मास हो सकता है, एक ही एलिमेंट के दो अलग आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड डेवलपिंग दोस इश्यूज, है ना। जैसे कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, तीनों का 40 मास होता है इन सम वेरिएंट्स। डेफिनेटली। सो ही सेड दैट भाई, तो तब उस समय उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो एटॉमिक मासेस आप लेके आओ वही इनकरेक्ट, ठीक है। सो व्हाट मिस्टेक्स ही मेड व्हाइल डूइंग दिस, व्हाट आर द मिस्टेक्स। नाउ दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक। तो ये आपको वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है क्वेश्चन का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट, तो 3-4 स्टेटमेंट रहेगी, उसमें से एक रॉन्ग रहेगा, 4 स्टेटमेंट रहेगी, उसमें से एक रॉन्ग रहेगा। What did he do? He actually made these mistakes. He placed iodine at a lower number than tellurium. So iodine with lower atomic weight than that of tellurium was placed in group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because of similarities in properties. Now here the placement was correct. ध्यान से देखना, iodine को उसने किसके साथ प्लेस किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, बरोबर है। ग्रुप 7 में प्लेस किया, वो भी ठीक था, मतलब जिसको हम लोग ग्रुप 17 बोलते हैं अभी, उसने ग्रुप 7 बोला था, वो भी ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, उसको टेलुरियम के नीचे रख दिया उसने, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, सॉरी टेलुरियम के ऊपर रख दिया उसने। अब टेलुरियम हमको पता है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो वो भाई साहब ने क्या किया कि टेलुरियम और आयोडीन का पोजीशन थोड़ा सा रॉन्ग किया। तो हिज आइडिया वाज कि आई विल स्टिक टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। अगर कहीं पर कुछ एटॉमिक नंबर का गड़बड़ होता है, सपोज मैं बोलूं मैं 40 पहले लिखूंगा, 39 बाद में लिखूंगा, ठीक है, तो उसका कहना क्या था कि जो तुम 39 बोल रहे हो ना वो रॉन्ग है, वो ऐसा बोल रहा था। हाँ समझे, तो वो बोला नहीं आपके मेजरमेंट में कहीं गलती हुई होगी, मैं तो सिमिलरिटीज के हिसाब से सही रख रहा हूँ। एंड लेटर इट वाज फाउंड कि हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम इसमें आने चाहिए, कि यस एटॉमिक मासेस नहीं नंबर के हिसाब से आने चाहिए, बस इतना ही फर्क बाद में समझ में आया। खैर थोड़ा फास्ट जाते हैं इसमें, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा, ही ऑल्सो केप्ट एम्प्टी स्पेसेस, ही लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल, है ना। गैलियम एंड जर्मेनियम नहीं बनाया हुआ था, so he left a gap under aluminium and a gap under silicon and called them Eka aluminium and Eka silicon. ठीक है, Eka aluminium became what later gallium and Eka silicon became germanium. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल है। Eka aluminium is nothing but गैलियम, गैलियम यानी कि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे, एंड एका सिलिकॉन वाज जर्मेनियम। हाँ एग्जैक्टली, उसने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी, वो इस पोजीशन पे आएंगे, अभी तक हमको मिले नहीं। दैट वाज a genius move. That was a genius move. Last, सबसे सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नहीं
सो दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एज पब्लिश्ड इन 1905, जो पुराना वाला उन्होंने पब्लिश किया था. तो उसमें उन्होंने क्या किया था देखो, जैसे कि हीलियम को 0 ग्रुप में डाला ऑब्वियसली. सो ही स्टार्टेड हिज पीरियोडिक टेबल नॉट फ्रॉम 1 to 8, ही मेड इट 0 to 7. हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये बरोबर उन्होंने ये किया था, प्लेस किया था. बट हाइड्रोजन को आप नोटिस करो, ही प्लेस एक्चुअली हियर, एंड दिस इज अ मेजर मिस्टेक ना, बिकॉज हाइड्रोजन वाज नंबर 1, हीलियम वाज 2. सो ही प्लेस 2 बिफोर 1. बट हिज लॉजिक वाज हाइड्रोजन का लिथियम और पोटेशियम से सिमिलैरिटी क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से इसका सिमिलैरिटी क्या था कि इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए. इट्स लाइक मैं इधर डालूंगा. तो बाकी आप देखेंगे तो ओवरऑल ही एक्चुअली पोस्टेड अ वेरी कन्विंसिंग काइंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वेरी कन्विंसिंग. द नंबर्स आज भी हम लोग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर ये इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं. कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें. तो देखा जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी. हायर सेलाइन ऑक्साइड्स वो यहाँ पर RO2R ये जो है ना, ये वाले, ये उन्होंने एक्स्ट्रा पोस्ट किए थे. ये ऑब्वियसली अभी करंट पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. एक बार ये पार्ट थोड़ा सा रीड कर लेना. जनरली फ्रॉम दिस क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन द एनसीईआरटी बट और इन नीट एग्जाम रादर, क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड बट दिस इज एक्स्ट्रा रीडिंग. वंस यू फिनिश एवरीथिंग एल्स कैन जस्ट गो थ्रू दिस. जैसे कि उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री ये उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी. जैसे आपको हमेशा बायो में वो लीनियस ने कौन सी किताब लिखी थी उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपने देखा भी होगा. कार्लस लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचर है ना. तो वैसे यहाँ पर एक दो उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं. यू डोंट नीड टू लर्न हिज लाइफ हिस्ट्री और हिज बायोग्राफी, बट हाँ ओके. विलियम्स रैमसे, ये एक और एक चीज़ है फैक्चुअली आप याद रख सकते हो. विलियम रैमसे, ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड ऑल द नोबेल गैसेस, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन. हीलियम को पहली बार आइसोलेट किया था उन्होंने, एंड आर्गॉन का नाम भी उन्होंने दिया था. एंड मेंडलीव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन जो डेफिनेटली पूछा जा सकता है. एटॉमिक नंबर 101 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम दिया गया है मेंडेलिवियम इन हिज ऑनर, इन ऑनर ऑफ Mendeleev. This name was given by the scientist Glenn Seaborg, who discovered this element. तो Glenn Seaborg जिन्होंने एलिमेंट नंबर 101 डिस्कवर किया, उन्होंने उस एलिमेंट का नाम मेंडेलीवियम रखा. ठीक है. हाँ, because he wanted to honor the first guy who what do you say, who gave us the idea of undiscovered elements. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने बताया कि जो आज आपको नहीं पता वो आगे जाके पता हो सकता है और उसको आप अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हो. दैट्स वाई दिस ऑनर. सी ना क्या लिखा है उन्होंने. ही सेड he wanted to recognize the guy who gave us the idea to predict the chemical properties of undiscovered elements. तो उसको ऑनर करने के लिए, ऐसा इंसान जिसने हमको ये सिखाया कि हम आज नहीं जानते तो आगे जाके उन एलिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं. एंड दिस हैज बिकम द की टू डिस्कवरी ऑफ ऑल ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. 92 नंबर के आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कैसे डिस्कवर किया गया, ऐसे ही. क्योंकि जिस दिन हम ये मानना छोड़ देंगे कि हाँ इसके आगे भी एलिमेंट पॉसिबल है, उस दिन हम लोग रिसर्च को बंद कर देंगे ना. ये मेंडलीव का जो भरोसा था कि जिस एलिमेंट के बारे में आपको नहीं मालूम आज, फिर भी वो एग्जिस्ट करता तो होगा, आप सिर्फ अभी तक उसको जानते नहीं हो. दैट इज द की टू कीप रिसर्चिंग एंड कीप. आज 114, 118, 120 पे क्यों पहुंचे? बिकॉज ऑफ दिस आइडिया, राइट. चलो, हाँ जी. A lot of scientists you will find that they have given the names as per the old generation of scientists in their honor. जैसे कि क्यूरियम मैडम क्यूरी के नाम पे दिया गया, मेंडेलीवियम है ना, लॉरेंशियम.
Then Moseley came along. Moseley first studied the regularities in X-ray spectra. हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत कुछ बातें कर ली एटॉमिक स्ट्रक्चर में. And he plotted a graph of square root of nu. Nu is, we know, frequency, against atomic number. He plotted a graph against atomic number, not atomic mass. And he said that this gives us a straight line. This gives us a straight line. If you compare nu with mass, it does not give you a straight line. जो ऑलरेडी उन्होंने भी, लॉथरमायर ने भी बोला था ना कि देर आर सम इरेगुलरिटीज इन द प्लॉट लाइन. देर आर सम इरेगुलरिटीज. तो ये लॉथरमायर ने बोला था, बट इन्होंने प्रूव करके बताया, ग्राफिकली प्रूव करके बताया. और मेंडलीव ने क्या बोला था, अरे हाँ जो इरेगुलरिटीज है ना वो रॉन्ग है, मतलब वो मासिस गलत है. बट बाद में पता चला कि नहीं यार, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से करेंगे तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा ग्राफ. रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का. एंड दैट टाइम 94 एलिमेंट्स वर नोन. 94 एलिमेंट्स वर नोन. और उसके अलावा 94 एलिमेंट्स के साथ साथ एक पैराग्राफ, एक छोटा सा ब्रैकेट आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. दैट इज नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम, like actinium and protoactinium, are also found in pitch blend. What is pitch blend? Pitch blend is an ore of uranium. Very richly radioactive ore है. क्या? Pitch blend. Richly radioactive ore है किसका? यूरेनियम का है. उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं? उसके अंदर मिलता है नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एक्टीनियम एंड प्रोटोएक्टीनियम. 4 एलिमेंट्स उसके अंदर मिलते हैं. तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज वगैरह के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की. अगेन इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में टाइम पास नहीं करेंगे. क्वांटम नंबर्स हमको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारा अभी हमने रिसेंटली एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी बात की. ठीक है. तो ही सेड Moseley. Now, Moseley is said to have given the modern periodic law. But उसने अकेले ने पूरा टेबल खड़ा नहीं किया था. टेबल बनाने का काम किसका था? A lot of other scientists also contributed. So Henry Moseley gave the law, and based on that law, other scientists designed the timetable बोला, periodic table. है ना? So many forms have come, but the current form is called the लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी करेंटली हम लोग यूज करते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स. मेंडलीव उनको सीरीज कहते थे. वर्टिकल कॉलम्स को वो भी ग्रुप्स बोलते थे, हम भी ग्रुप्स बोलते हैं. ग्रुप्स को और एक नाम है फैमिलीज. सो इन शॉर्ट, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है. हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस को रोज बोल लो, पीरियड्स बोल लो, या फिर मेंडलीव के हिसाब से सीरीज बोल लो. वर्टिकल लाइंस को आप कॉलम्स बोल लो, या ग्रुप्स बोल लो, या फैमिलीज बोल लो. समझ में आया? ठीक है. ऐसे वर्टिकल वाले को कॉलम्स, ग्रुप और फैमिलीज, हॉरिजॉन्टल वाले को रो, पीरियड या सीरीज. अच्छा, ग्रुप्स आर नंबर्ड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ग्रुप्स आर नंबर्ड डायरेक्टली फ्रॉम 1 to 18. मतलब टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स है, 1 to 18. ठीक है. ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 एंड पीरियड्स आर 7. पीरियड्स आर 7. ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नीट के लिए. क्या? द पीरियड नंबर ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज द नंबर ऑफ शेल्स. तो आपको ऐसा लिख के मिले कि थर्ड रो का एलिमेंट, तो उसके लिए n की वैल्यू 3, उसके लिए नंबर ऑफ शेल्स भी 3. फिफ्थ रो का एलिमेंट, तो उसके लिए n की वैल्यू 5, नंबर ऑफ शेल्स भी 5. एट्थ रो का एलिमेंट, तो उसके लिए n की वैल्यू कुछ नहीं, एट्थ रो होता ही नहीं है ना. वो आपको पपलू बना सकता है ऐसे क्वेश्चन डाल के.
7 रो ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और इनफैक्ट 7th रो जो है, 7th पीरियड है, वो वैसे भी इनकम्प्लीट होता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो वो 2n² होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ शेल में 2, 8, 18, 32, 50 5, 25 से 36, 72 है ना। फर्स्ट 6 सेल्स में ऐसे होने चाहिए, 2, 8, 18, 32, 50, 72 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सीधी बात है। बट व्हेन वी राइट द कॉन्फ़िगरेशंस, वी हैव नेवर रिटन अबाउ 50। हमने 50 तक तो लिखे ही नहीं, हमने इनफैक्ट 86, 88, 90 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख डाला, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 टिप्स यूज़ किए थे। मैंने आपको 2 टिप्स दिए थे, दोबारा रिवाइज कराते। 2 टिप्स कौन से दिए थे? मैंने बोला था आउटर मोस्ट शेल में भले वो किसी भी नंबर पे आए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे, चौथे, 5वें नंबर का हो, भले कितने भी नंबर का हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। और सेकेंड लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 2 टिप याद रखोगे तो एकदम सिंपल रहेगा। अच्छा, सो यहां पर उन्होंने बोल दिया क्या, ठीक है भाई, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये एक एक पीरियड में रहते। एक पीरियड में इतने एलिमेंट है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड 8, 8, फोर्थ, फिफ्थ 18, 18 और सिक्स्थ में 32। तो यहां पर, हाँ, तो यहां पर फंडा ये था, ध्यान से देख लेना, यहां पर फंडामेंटल आइडिया ये था, यहां पर फंडामेंटल आइडिया ये था कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली फैक्चुअल कैसे आते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड। कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। लॉन्गेस्ट पीरियड इज 6th। कितने एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स। कितने? 32 एलिमेंट्स। वो लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया, बोलोगे ठीक है। और इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है? 7th वाला। इनकम्प्लीट है 7th, ठीक। अब ये सवाल है कि सर इन लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया कि 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 32 एलिमेंट्स आएंगे, 8 आएंगे? तो वो अभी हम लोग लिखेंगे, जब पीरियोडिक टेबल अभी लिखूंगा मैं आपके लिए, तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद आयु, नाउ जो कुछ प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, हर एक का झगड़ा चल रहा था कि भाई जो डिस्कवरर है, मोर देन 1 साइंटिस्ट कभी कभी होते थे, तो वो बोलते थे भाई हम अपना नाम देंगे। अब मैंने अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर किया तो मेरा नाम अंकित दुबे है, तो मैं डूबियम दूंगा, ठीक है, और कुछ और नाम दे देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरा नाम जो है वो इंडियन नाम है, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सबको प्रोनाउंस करने आएगा, नहीं आएगा, समझ में आएगा, क्या गारंटी है। अब मुझे ये है कि भाई मेरा नाम उस पर रहना चाहिए। तो IUPAC ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? IUPAC ने बोला कि ठीक है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नाम IUPAC नाम रखते हैं ना, तो जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, आप उनका कॉमन नाम रखना है तो रखो। जैसे 101 को आप मेंडेलिवियम बोलना है, आप बोलो, बट हम लोग उसको IUPAC नेम भी देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। कैसे आसान होगा? तो उन्होंने बोला कि जो डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उनके लिए आप जो प्रीफिक्स है
वो यूज करोगे नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। नोट करना 9 के लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आदत हो चुकी है नॉन यूज करने की, नॉन एन, बट यहां पर देख लेना ध्यान से 9 इज एन। और 1 के लिए हम लोग वहां पर मिथ यूज करते थे, बट यहां पर यूनी मतलब एक, यून, अन है ना। अब्रीविएशन एन यू बी ऐसा ऑब्वियसली वो तो सीधा सीधा, क्योंकि क्वाड का क्यू है, पेंट का पी है, ऐसे तो ये तो इजी है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने एन नहीं रखा ना, इसको नॉन एन नहीं रखा, क्योंकि ये फिर ये और ये मिक्स हो जाता है ना। नील के लिए एन है और 9 के लिए ई है, 9 के लिए ई है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर इस तरह से आप करोगे, ठीक है, आप नंबर लिख दो और नंबर का आप क्या लिखो, वर्ड लिख दो, और लास्ट में IUM लगा दो। जैसे आपको बोला जाता है एसिड रहेगा तो ओइक एसिड लगा देना, अल्कोहल रहेगा तो OL लगा देना, वैसे उन्होंने बोला कि भाई आप सिंपल उसके आगे क्या लगा दो, IUM लगा दो। तो सबने बोला ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। तो 101, तो 1 का क्या था, अन, तो ये अन। 0 का क्या था, नील, तो नील। फिर वापस 1 था तो 1 का क्या, अन, फिर ईयम। सो अन, नील, अनियम, अन, इल, अनियम, तो अन, नील, अनियम। इसका नाम था मेंडेलीवियम, मेंडेलीव के नाम पे। आपको सिर्फ पहले 3 याद करने, कौन से पहले 3, कौन से 101, 102 और 103। मेंडेलीव, नोबेल और लॉरेंस, ये तीनों के नाम पे ऑब्वियसली मेंडेलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। वैसे ही 102 अन, नील, बाइयम, फिर अन, नील, ट्राइयम, UNB, UNT। इसके ऊपर, ये पूरे टेबल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, डायरेक्ट MCQ आते हैं, बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो आपको सिर्फ पूछता है व्हाट विल बी द सिंबल फॉर 107 और 111। जैसे 111 आप खुद जज करो, 111 क्या रहेगा, अन, 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 इयम, अन, 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 नियम। देखो, अन, 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 नियम, इजी, एकदम इजी। हाँ, राइट वाले 3 लर्न क्यों करने, बिकॉज ये एक्चुअली हमारे एक्टिनाइड्स के फॉर्म में 90 से लेके 103, तो एक्टिनाइड्स के लास्ट के 3 एलिमेंट ये आ जाते हैं, है ना। सारे साइंटिस्ट के नाम है, जैसे बोर, रुदरफोर्ड के नाम पे रुदरफोर्डियम है, जैसे कि बोर के नाम पे बोरियम है ना। जैसे रॉन्चेन ही वाज द वन हु गेव अस द एक्सरेज, तो रॉन्चेनियम है। कॉपरनिकस, आपको पता ही है, कॉपरनिकस फिजिक्स में आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हो, निकोलस कॉपरनिकस, है ना। ही वाज, केमिस्ट्री से ज़्यादा उन्होंने एक्चुअली फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन किया था, बट ग्रेट, महान साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे रखा गया, है ना। आइंस्टाइनियम भी है, आइंस्टीनियम करके भी एलिमेंट होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये सब है। कुछ कुछ जगहों पर ऐसा है कि जिस शहर में उनकी डिस्कवरी हुई या जिस देश में हुई उसके ऊपर भी है। जैसे आप देखो मॉस्कोवियम है ना, इंडियम भी है हमारे पास, है ना। अमेरिशियम भी है, अमेरिका में भी अमेरिशियम भी है नाम का एलिमेंट है, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली उसको लेकर, है ना। सो एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल के ऊपर भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिकन एंड सोवियत, रशिया अमेरिका, ये तो बहुत पहले से, पुराने टाइम से वॉर चल रही है रशिया और अमेरिका को लेकर। तो रशिया एंड अमेरिका में प्रॉब्लम क्या हुआ, अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट बोथ दे क्लेम डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट नंबर 104। द अमेरिकन्स कॉल्ड इट रुदरफोर्डियम, whereas the Soviets called it कुर्चाटोवियम। ये उनके साइंटिस्ट थे, रशिया के फेमस साइंटिस्ट थे कुर्चॉफ, और यहाँ के रदरफोर्ड थे भाई। तो इन्होंने बोला हम रदरफोर्डियम बुलाएंगे, वो बोले हम कुर्चाटोवियम बुलाएंगे। तो आयुपेसी ने बोला कि भाई दोनों नहीं मिलेगा, तुम उसको बुलाओगे अननिल क्वाडिनियम, अननिल क्वाडियम। तो जैसे उसको ऑफिशियली
जैसे उसको रुदरफोर्डियम बोल दिया। बट अब प्रॉब्लम वो है ना कि इंडिया में अगर आपको रुदरफोर्डियम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप उसको एक स्टैंडर्ड नाम से जानो। तो रशिया में उसको कुर्चाटोवियम बोलते हैं, अमेरिका में रुदरफोर्डियम बोलते हैं, बट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज कर दिया तो टेंशन ही खत्म हो गई। बट दोज वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड। तो ये ट्रांसयूरेनिक यानी कि जो अबाउट 92 उनको बोलते हैं ना, यूरेनियम के बाद वाले, उनके लिए ये लॉजिक यूज किया जाता था। तो IUPAC ने इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोला कि ठीक है भाई 100 के ऊपर आप ये लॉजिक यूज करो, 100 तक आप जो पुराने पहले नाम बोलते थे वो यूज करते रहो, ठीक है। सो न्यू एलिमेंट गेट्स अ टेम्परेरी नेम, लेटर इट गिव्स अ परमानेंट नेम। अब बोलोगे ठीक है, अभी तक अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118। तो 118 जो लेटेस्ट है उसका नाम क्या रहेगा? ऑक्टियम, ऑक्टियम है ना, देखो ऑक्टियम, UUO, ये लेटेस्ट है, ठीक है बात, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम था, जो पहले नाम दिया हुआ था, उसका नाम है ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। नाउ configurations and everything we have already discussed in detail in now electronic configurations and all we have done or discussed in quite detail in the chapter on atomic structure। तो उसको थोड़ा सा हम लोग फटाफट ब्रीज थ्रू कर लेंगे। सबसे बाहर होती है शेल के अंदर होती है सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल के सेंस में अगर समझना है तो कैसे समझेंगे? लेट्स सी हाउ विल यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with respect to the periodic table. So here the simple idea is you understand it with respect to the blocks. S block, P block, D block and F block elements. SPDF. S block में NS1 to NS2 होता है, यानी कि N क्या था? Where N was representing outermost shell. N क्या represent करा था? outermost shell, और principal quantum number, we know this principal quantum number, or the period to which the element belongs, or the period to which the element belongs. हाँ, maximum obviously maximum principal quantum number, सबसे highest principal quantum number, और the period. तो NS1 मतलब इसमें मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन वेंट टू S सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, बराबर। P ब्लॉक में क्या होता है? NS2 NP1 to 6। D ब्लॉक में होता है NS1 to 2 N-1D 1 to 10। ये इंटरेस्टिंग है। सपोज मैं बोलूं किसी एलिमेंट के पास 4 शेल है, क्या है? 4 शेल। तो आप बोलोगे ठीक है 4 शेल्स हैं तो n की वैल्यू है 4, तो n-1 की वैल्यू है 3, तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में जाएगा, मतलब वो 3d में जाएगा। किधर जाएगा? 3 के d में जाएगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 5 शेल है तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5d में अगर गया तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। 5s में गया तो s ब्लॉक का हुआ, 5p में गया तो p ब्लॉक का हुआ, 4d में गया तो वो d ब्लॉक का हुआ, है ना। f ब्लॉक में ns1 to 2 n-2 f1 to 14, क्योंकि f की कैपेसिटी कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन थी, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन थी, ये तो हम सबको मालूम है, d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स है और f की है 14। इसका ये अर्थ है कि s में 1 to 2
P में 1 to 6, D में 1 to 10 और F में 1 to 14, ये पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। ये क्लियर है? तो ये है बेसिस फॉर राइटिंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक टेबल व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लॉक्स। हम अलग अलग ब्लॉक्स की बात करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब फंडा ये है कि पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया तो क्या किया ब्लॉक्स में डिवाइड करके? तो हमने ग्रुप 1, 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इस तरह से लिख दिए थे। हमने इस तरह से लिखा कि ग्रुप जो ग्रुप्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के, उसको हमने पहला 1 एंड 2 लिखा, फिर सीधा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा लिखा। बरोबर? अब फंडा जरा समझते हैं। तो अभी याद आ जाएगा सारे के सारे एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है, वो समझ में आ जाएगा। और सबकी एटॉमिक नंबर्स, सबकी एटॉमिक मासेस, एवरीथिंग, इवन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यू विल बी एबल टू रिमेंबर। आई गिव यू अ मस्त शॉर्टकट। Now, okay, so when we talk about elements, placing the elements into the periodic table, in the group 1 we place hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, francium, है ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रैंकियम। In second we have beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Group 13 is easy: boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Thallium, Tl is thallium. Tl is thallium. Group 14 is carbon, silicon, germanium, tin, lead. Group 15 is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Group 16 is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Group 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. And group 18 is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. है ना? तो एटलीस्ट ये जो पार्ट है जो मैंने यहां पर अभी लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपने एकदम क्लियरली पता आपको होना ही चाहिए। I'll just increase the size. Also notice the numbers are not equal. The numbers are not at all equal in all the groups. किसी में 6 है, किसी में 7 है एलिमेंट्स, किसी में 5 ही है। जैसे इधर 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6। फर्स्ट और सेकंड में भी 6 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, 6 हैं एलिमेंट्स। बट थोड़ा जूम कर देता हूँ, बट बाकी सब में 5 ही। ठीक है ना? इन दो के बीच में 1 and 2 के बीच में नंबर 3 to नंबर 12,
नंबर 3 12 3 to 12 आता है आपका डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या आता है? डी ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, आपका डी ब्लॉक आ जाता है पीरियोडिक टेबल का इस तरह से। एंड आप नोटिस करेंगे कि मैंने कैल्शियम के लेवल से इसको लिखा है, कैल्शियम के लेवल से, यानी कि तो ग्रुप 1 एंड 2 ये दोनों मिलाकर बनता है आपका एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या बनता है? ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये बनता है एस ब्लॉक ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 13 to 18 ये वाला पार्ट, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये बनता है आपका पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या बनता है? ग्रुप 18 भी पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप 18 भी पी ब्लॉक में आता है। I'll just prove it. ग्रुप 18 पी ब्लॉक में आता है। देन बीच में आता है आपका डी ब्लॉक, है ना। अब डी ब्लॉक को जरा थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। ये तो ऑब्वियस है, ये तो किसी गधे को भी समझेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रो, सिक्स्थ रो तक यहां पे आ गए। हाँ जी, करेक्ट। इसी कारण से न्यूलैंड को कैल्शियम के बाद में ये नहीं मिले ना, ऑक्टेव्स नहीं मिले, क्योंकि कैल्शियम से सीधा गैलियम पे जंप नहीं मार पाया, क्योंकि उस टाइम पे उसको ये नहीं पता था कि बीच में इतने सारे डी ब्लॉक के अलग से सेंटर में आते सीक्वेंसिंग में इस तरह से। अब यहाँ पर डी ब्लॉक पे ध्यान से देखना, कैल्शियम इज नंबर 20। नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, I have written here the period number, that is रो का नंबर 1 to 6 इस तरह से लिखा है। अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, 19, रुबीडियम का कितना होगा? 19 + 32, तो 20 + 32 होता तो 52, ये रुबीडियम हो जाएगा 51। और एक मिनट, +18 नंबर 37, रुबीडियम इज नंबर 37 एंड लास्ट में आएगा 32, दैट इज 30 + 30 67, 69, है ना। मैंने एक मिस कर दिया यहाँ पे, I missed one. Yes. है लीना की रब ने सुनी फरियाद। So it is 2, 8, 8, 18, another 18. That is number 37 + 8 is 45 + 10 55 and 87, 32। ठीक है, तो ये जो ब्लैक में मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इनके इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर्स हैं। सो हाउ डू यू जज द एटॉमिक नंबर्स? बिकॉज इन योर नीट एग्जाम दे कैन आस्क यू रैंडमली कि भाई किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर वो पूछ लेगा और आपको बताना रहेगा।
तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद करके जाना है, विद ईच पीरियड आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, विद ईच पीरियड आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या है देखो, पैटर्न है यू ऐड फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड यू ऐड 2, देन यू हैव 8 8 18 18 32। अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हो, रो में फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हो तो क्या करोगे, 2 ऐड करोगे, नहीं तो 8 8 18 18 32 ऐसा ऐड करो। सो इवन इफ आई गिव यू द नंबर ऑफ ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, क्या किया मैंने, आपको उस ग्रुप के केवल फर्स्ट एलिमेंट का नंबर दिया। जैसे कि यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कर लेना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहां पर अगर मैं आपको इतना ही दे दूं सिर्फ कि भाई लिथियम के बाद लिथियम का नंबर 3 है, 1 + 2 3। बेरिलियम का नंबर अगर मैं आपको बोल दूं 4, तो आपको सिर्फ इतना ही याद करके जाना कि बेरिलियम का नंबर 4 है, तो क्या करना है, +8 यानी कि 12, फिर और 8 यानी कि 20, फिर 18 यानी कि 38, फिर 18 यानी कि 56 और फिर 32 यानी कि 88। इजी। सेवेंथ पीरियड अभी तक इनकम्प्लीट है, आइडियली उसमें भी 32 आने चाहिए, है ना, अभी तक है नहीं, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। अब आती है इंटरेस्टिंग बात, नोट करना ज़रा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि मैंने कह दिया कि कैल्शियम के बाद से मैंने डी ब्लॉक को चालू किया है। मैंने क्या किया है, कैल्शियम के बाद से मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक को चालू किया है, जिसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको बना के बता रहा हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये शुरुआत हो रही है 4th रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चेक करो कहाँ से शुरुआत हो रही है, ये हो रही है 4th रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल से। कैसे, देखो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई, 4th रो पे बनाई, नंबर 19 वॉज पोटेशियम, नंबर 20 वॉज कैल्शियम, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग द डी ब्लॉक। थोड़ी सी कॉमन सेंस जरा यूज करते हैं और ये अपने को लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा है तो क्यों है कि इसमें 18 उसमें 32, आपने कैसा डिसाइड किया कि इसमें 8 ऐड करने का, उसमें 18 ऐड करने का, उसमें ये करने का, क्या बोलते हैं 32 ऐड करने का, कैसे, किस बेसिस पे डिसीजन लिया। तो यहाँ पर फंडा बहुत सिंपल है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ये देख लिया है कि फर्स्ट शेल में S होता है, सेकेंड शेल में S होता है, P होता है, थर्ड शेल में S होता है, P होता है, D होता है, फोर्थ शेल में S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देख लिया कि 3D को भरने के लिए हमने ये ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ बो प्रिंसिपल में देखा था कि n-1d भरने के लिए ns पहले भरना ज़रूरी है। तो ध्यान से मेरी स्टेटमेंट को सुनना और आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। थर्ड शेल के पहले D एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बोलोगे हाँ, थर्ड शेल के पहले D का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 में S है, 2 में भी S और P है, और 3 में SPD है। इसका मतलब थर्ड के पहले D आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, 3D भरने के लिए पहला 4s भरना जरूरी है, ये भी ऑफ बो प्रिंसिपल बोलता है।
कि 3D 4s के बिना नहीं भर सकता, मतलब फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन पहले आना चाहिए, फिर 3D में जाएगा, करेक्ट। तो फोर्थ रो के पहले डी सीरीज की शुरुआत ही नहीं हो सकती, लॉजिकल बात है। तो फोर्थ रो के पहले डी सीरीज की शुरुआत नहीं हो सकती, ये अब हो गई ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो अगर आपको अब कोई पूछे कि भाई फोर्थ रो में, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, फोर्थ रो में 3D सीरीज होगी, तो फिफ्थ रो में 4D सीरीज होगी, तो सिक्स्थ रो में 5D सीरीज होगी, क्योंकि n-1 है, करेक्ट। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर लिख के दिया था, देखो अब ये और क्लियर हो गया होगा कि हाँ अच्छा n-1 है। अच्छा डी सीरीज में कितने एलिमेंट, D1 से लेके D10, मतलब हर डी सीरीज में कितने एलिमेंट आएंगे, 10। 3D सीरीज में 10 एलिमेंट, 4D सीरीज में 10 एलिमेंट, 5D सीरीज में 10 एलिमेंट। कॉमन सेंस यार, बोलोगे हाँ ये तो बहुत लॉजिकल बात है, सही बात है भाई। 3D में 10, 4D में 10, 5D में 10, वेरी गुड। 3D वाला कब भरेगा, जब 4s भर चुका होगा। 4D वाला कब भरेगा, जब 5s भर चुका होगा। 5D वाला कब भरेगा, जब 6s भर चुका होगा। अब बोलोगे वाह बेहतरीन एकदम। अब आते हैं कि भाई 3D सीरीज याद कैसे करनी है। तो इट इज Sc, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहां पर अगर आप देखो तो कैल्शियम के बाद 20 नंबर के बाद से आपको ये सीधा सीक्वेंस मिल जाता है। नाउ द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सिंपल सेंस, कि हाँ अब मेरे को सही दिख रहा है, ऐसा स्टार्ट टू एंड मेरे को लेफ्ट टू राइट दिखना चालू हो गया कि सीक्वेंसिंग किस तरह से रहेगी, सही बात है। हाउ टू रिमेंबर द, आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्स, डोंट वरी, मैं आपको एलिमेंट्स सारे याद भी करा दूंगा। अच्छा बोरॉन नंबर 5 है, मुझे पता है, तो एल्यूमिनियम +8 13 +18 31, फिर 18 49, फिर 32, कितना होगा 81। तो आप नोटिस करेंगे 30 के बाद 31 आया, देखो 30 के बाद 31 आया, चेक करो 30 के बाद क्या आया, 31 आया ना। IN stood for what, इंडियम ना, IN इंडियम, TL थैलियम। अच्छा कार्बन नंबर 6 हम सबको पता है, +8 +18 +18 +32। अब आसान हो गया, 8 8 18 18 32, सिंपल। नाइट्रोजन हमको पता है नंबर 7 है, +8 +18 +18 +32, सिंपल। अरे सॉरी मैंने लिख दिया 82 है ना, बिस्मथ, दिस वाज बिस्मथ। सो 32, 51 + 32 83। सेम वे ऑक्सीजन वी नो इट इज नंबर 8 16 34 52 and 84. Fluorine is number 9 +8 17 +18 that is 35 +18 that is 53 and astatine is number 85. Okay, ठीक है। Then you have helium that is number 2 +8 neon 10 +8 argon 18 +18 krypton 36 +18 xenon 54 and +32 रेडॉन 86। अब ये बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। अब लिटरली आप देखो तो आपको सारे के सारे ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो पूरे याद हो गए और उसके एटॉमिक नंबर भी सबके याद हो गए और रट्टा नहीं मारना पड़ा, सिर्फ लॉजिक हमने देखा, ठीक है। बीच में हमने 3D सीरीज भी पूरी याद कर ली, हमारी 3D सीरीज थी स्कैंडियम से लेके जिंक तक।
और हम लोग अब लिखेंगे 4D सीरीज। है ना? तो यहां पर नोटिस करना 4D सीरीज मेरी कहां से चालू होगी, 39 नंबर से। तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो आप नोटिस करेंगे कि अब आपको पैटर्न दिख रहा है। हाँ सर, 30 के बाद 31 आया था, 48 के बाद सर 49 आया था। तो अब मेरे को कंटिन्यूएशन दिखनी चालू हुई जो अभी तक नहीं दिख रही थी। Once I write this, then the student says हाँ, अब मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, जब अपने को चीज़ें एक पैटर्न में और सीक्वेंस में आने लगती है ना, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ, हैपहैज़र्ड नहीं है, कुछ तो लॉजिक है। तो वो लॉजिक ईजी है। अब ये सवाल आता है कि सर आप तो फटाफट लिख रहे हो एलिमेंट, हमको कैसे याद रहेंगे? तो बहुत आसान है, आपको नेमोनिक्स बता देता हूँ, बहुत ईजी है। नेमोनिक नहीं लिखना एग्जाम में, वो आपके फायदे के लिए। अच्छा, हाँ एक बार रिवाइज कर ले। है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, पहला ग्रुप 1, है ली ना की रब ने सुनी फरियाद। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडॉन Rn होता है, Ra रेडियम होता है, गलती नहीं करना। फिर ग्रुप 13 बहुत आसान, आप मार्केट गए, बैंगन खरीदा, आलू खरीदा, गाजर खरीदा, वो रुदरफोर्डियम। सो यू हैव बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन खरीदा, आलू खरीदा, गाजर खरीदा, थैली में डाले, लेके आ गए, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ग्रुप 14 इज, दिस इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। कहें सीता जी सुनो प्रभु, सिंपल, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप 15, ये मेरा फेवरेट है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और यू कैन रिमेंबर इट एज नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ठीक है, देयर आर मेनी वेज। 16, ग्रुप 16 क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप 17 वेरी फेवरेट सबका, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, और फिर कल बारात में आई आंटी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 18 वाला, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, बाय द वे, ऑल्सो कॉल इट द जीरो ग्रुप, ऑल्सो कॉल इट द इनर्ट ग्रुप, और वी ऑल्सो कॉल इट द नोबल गैसेस। जीरो ग्रुप एलिमेंट और नोबल गैसेस, ये हैं हेमा, नेहा और करीना, सब एक्ट्रेसेस का नाम है। हेमा, नेहा और करीना जीरो रहेंगे, जीरो फिगर, वो पतली दुबली हीरोइंस, तो जीरो रहेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3D और 4D सीरीज पे कैसे याद करें। 3D सीरीज कैसे याद किया है? 3D सीरीज कैसे याद करना है, एकदम आसान तरीका, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इजी वे टू रिमेंबर, देखो SC मतलब सचिन, TI मतलब तेंदुलकर, V वर्ल्ड, आई नो वर्ल्ड, कुछ है ऐसे डेढ़ छाने बच्चे जो बोलते हैं सर वर्ल्ड तो W से आता है, आप क्यों V लिख रहे हो? ठीक है, वो याद करने के लिए। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप, ZN है, जीतेगा मतलब मराठी में बोल दो जिंकणार, ZN, है ना? ठीक है, फिर जो 4D सीरीज है, अब 4D सीरीज के ऊपर क्वेश्चन कभी आया नहीं है नीट में, पर मैं हमेशा 4D सीरीज पढ़ाते हुए बच्चों को ये जरूर बोलता हूं कि पैलेडियम और सिल्वर, ये दो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं एज कैटलिस्ट वगैरह। ठीक है, और इनके बारे में जब आप सिल्वर सोचते हो आपके दिमाग में 108 जरूर आता है, सब बच्चों के दिमाग में आता है, वो उसका मास है, ये सबको याद है। ये नहीं याद रहता कि नंबर एक्चुअली, ये बहुत बच्चों को पहली बार शायद पता चलता है कि जब मैं पढ़ा था बोलते अच्छा सिल्वर 47 नंबर था, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो 108 उसका मास ही याद करके बैठे थे। तो 47 नंबर होता है सिल्वर। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल। तो इसको याद करने के लिए बहुत ईजी है,
आपने स्कूल में बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाला, तो वैसे कुछ उस तरह से है, देखना। यारी जरा निभाना मौत तक, या वाई आर इज ईट्रियम, जेड आर इज जर्कोनियम, एक्चुअली ईट्रियम इज वाई टी, सॉरी माई बैड, शुड बी वाई टी। यारी जरा निभाना, एन बी इज निभाना, एमओ इज मौत, दैट इज मोलिब्डेनम, तक है ना। रुकावटे, आर यू इज रुकावटे, आर एच इज राह, पी डी इज पड़े, ए जी इज अगर, सी डी इज कभी। तो सिंपल है कि भाई मुश्किल के वक्त अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई काम आना, ठीक है, मर भी जाओ तो काम आना। कैसा? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी। इसका भी लास्ट वाला मराठी कर लो, कभी कर लो तो सी डी हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। बट इजी वे टू रिमेंबर है, यारी जरा निभाना मौत तक, एमओ इज मोलिब्डेनम, टीसी इज टेक्नीशियम, आर यू इज, आर यू आप फाइंड करो, आर यू और आर एच, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, रेडॉन, रेडियम, आर यू और आर एच, रोडियम है उसमें से एक, है ना, रोडियम, आर एच इज रोडियम, आर एच ओ डी आई यू, ठीक है। ये पैलेडियम, ये तो आपको पता ही है, सिल्वर तो आपको पता ही है, आर्जेंटम, और कैडमियम इज सी डी। तो ये हो गए हमारे डी ब्लॉक। अभी डी ब्लॉक में 5D सीरीज भी होती है, वो मैं आपको नहीं करा रहा, नीट में कभी नहीं आई है, आएगी भी नहीं, गारंटी, एनसीईआरटी में दी नहीं ज्यादा कुछ उसके डिटेल्स। 3D के ऊपर आपको क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, 3D के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। डी ब्लॉक पे पूरा एक चैप्टर है, जिस डी ब्लॉक के चैप्टर में भी 3D ही सीरीज के ऊपर डिटेल्स मेंशन्ड है, 4D और 5D के ऊपर कोई डिटेल ज्यादा नहीं दी हुई है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काम आएंगे। अच्छा, इसमें जो मैं सर्कल कर रहा हूं अभी, वो सब एक्सेप्शंस हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डी ब्लॉक चैप्टर में बात करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो। हाँ, पैलेडियम भी, पैलेडियम को हम लोग इनर्ट मेटल के नाम से जानते हैं, नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। अब आपको जब मैं इसकी पीरियोडिक टेबल, जब इसकी क्या बोलते हैं, ये पढ़ाऊंगा, जब डी ब्लॉक में इसकी ये पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसको हम लोग इनर्ट एलिमेंट क्यों बोलते हैं, पैलेडियम को इनर्ट क्यों बोला जाता है, ये भी समझ में आएगा जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तब। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में पूरा का पूरा बेसिकली एक आइडिया दे दिया कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद करना है, उनके सारे एलिमेंट्स के नंबर, उनके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको वैसे ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिए कैसे लिखने। तो एक बार आपको एटॉमिक नंबर मिल जाए तो आप ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। इसको तो हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है। अब वो आपको सवाल ये करता है कई बार कि आपको एक एलिमेंट देता है और बोलता है कौन से ब्लॉक में बताओ, ठीक है, या कौन से पीरियड में ये बताओ। चलो, ऐसा भी वो पूछता है कई बार कि भाई ये एलिमेंट मैंने आपको दिया, आप बताओ ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। तो जब आपको वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई कौन से पीरियड को बिलोंग करता है या कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे। चलो ये भी डिस्कस करते हैं। I hope this is clearly visible now. Yes, the size I'm saying. Okay. So अब वो आपको पूछता है, कोई रैंडम एलिमेंट उठा के बोलता है अच्छा इसको प्रूव करो कि ये इस ब्लॉक का है, ये बताओ कौन से पीरियड का है, वगैरह वगैरह। तो आपको किस तरह जज करना है। तो पहले तो ये जो मैंने नंबर आपको यहाँ लिख के दिए हुए, आपको ये नंबर याद करने, कैसे याद करने उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप सिर्फ हर जो पहली रो है उसका पहला नंबर आप याद कर लो,
हाइड्रोजन हीलियम है, लिथियम से लेके नियॉन तक आप याद कर लो, बाकी सबको कैसा 8 8 18 18 32 ऐड करके बनाते जाओ। ठीक है, जिस बच्चे को ये याद नहीं है सीक्वेंस, जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया ना कि भाई नेपाल के मतलब नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, वो याद नहीं है, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, ना 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 इसमें, हाँ ये बहुत अच्छा है आपने बोला कि कई बच्चे ये पहले भी मुझे पूछ चुके हैं कि सर पूरा पीरियोडिक टेबल बनाए क्या हम लोग, पागल हो गया, कौन बनाता है पूरा पीरियोडिक टेबल। अगर समझो उसने मुझे ब्रोमीन बनाने को बोल दिया, ब्रोमीन के बारे में पूछ लिया, लेट्स से उसने मुझे पूछा ब्रोमीन कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये प्रूव करके बताओ, ये सवाल आया मुझे एग्जाम में ब्रोमीन के ऊपर, तो मुझे क्या पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये सिर्फ इतना ध्यान में आना चाहिए, अच्छा ब्रोमीन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो मैं सिर्फ उसका ही ग्रुप बनाऊंगा ना। और मैं ये याद करके गया हूँ कि अच्छा ये 9 है, तो मुझे ब्रोमीन का नंबर याद नहीं है, तो मैं बोलूँगा अच्छा +8 मतलब 17, +18 मतलब 35, +18 मतलब 53, तो यहाँ पे रहा ये मेरा ब्रोमीन 35। ठीक है, ये मैंने जज कर लिया। क्या मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं, 35 मैंने जज कर लिया। अब फंडा है कि भाई 2 8 18 कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी लिखा था, फर्स्ट शेल का 2, सेकंड शेल का 8, थर्ड शेल का 18, फोर्थ शेल का 32, फिफ्थ शेल का 50, ये भी 2n² के हिसाब से लिख के बताया था। और साथ में 2 और एक्स्ट्रा रूल बताए थे कि आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, सेकंड लास्ट वाले में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप बोलोगे करेक्ट है। अच्छा, इसका मैं अगर मुझे रो जज करना, पीरियड जज करना है, तो इसका पीरियड क्या है भाई? तो आप बोलोगे ये तो आसान है, क्लोरीन वॉज 287, तो दिस वॉज 2 8 18 8 7, चेक करो टोटल, 2 8 18 7, सॉरी 2 8 18, 4 शेल मतलब फोर्थ पीरियड, तो ये लो जज कर लिया मैंने फटाक से। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड, फोर्थ पीरियड में आ गया। अच्छा, ब्लॉक भी बताना है, ब्लॉक भी बताना है, तो 1 में S होता है, 2 में S और P होता है, ये तो आई थिंक 10वीं बार बता रहा हूँ ये मैं, है ना, कि 1 में S होता है, 2 में S और P होता है, 3 में S होता है, P होता है, D होता है, 4 में S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे इजी तरीका, ज़्यादा इसमें ऑफ वो लगाने का ही नहीं। ये 2 इधर दे दिया, ये 8 इधर और इधर दे दिया, ये 18 है, 2 और 6 10, 2 और 5, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4p में गया, बात खत्म हो गई, बस सिंपल। अच्छा, अगर आपको ऑफ प्रिंसिपल लगाने का बड़ा शौक है तो ये याद रखना कि पहले 4s भर लेना, फिर इसको भरना। वैसे भी ये पूरा ही भरने वाला है, लास्ट तो 4p में जा रहा है, तो ये किसका एलिमेंट है? ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, सिंपल। सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ गया? p ब्लॉक, p सबशेल में गया, तो p ब्लॉक का एलिमेंट है, प्रूव हो गया। जैसे कि बोलो ना, तो वो आपको एटॉमिक नंबर भी देके कभी पूछेंगे। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 83 नंबर, वो बोलेगा एटॉमिक नंबर 83 कौन से पीरियड में आता है, बताओ। चलो ऐसा बोलेगा वो, एटॉमिक नंबर 83 कौन से पीरियड में आता है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर 83 हमको जानना है, तो हमको ये पता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, 2 8 18 2 8 18 32 प्लस 18 50 प्लस ये 18 और 5। ठीक है, अब ये जो बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई ये कैसे आपने जज किया, तो मैंने ऑलरेडी ये बहुत बार बोल चुका हूँ। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, फिफ्थ शेल में 50 होना चाहिए, पर अगर वो सेकंड लास्ट है तो 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो लास्ट में 23 बचे थे, मैंने 18 और 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं 23 तो आखिरी शेल में डाल नहीं सकता, ये तो रूल है। बोलोगे हाँ, नाउ इट सीम्स सो लॉजिकल, हाँ सही बात। अच्छा, तो 83 उसने दिया, मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो ये बच्चों का खेल हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, बस इतना करना है ना, 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d 6f। जस्ट अभी 6 है, 1 2 3 4 5 6 शेल है, तो मैंने 6 शेल के लिख दिए। ठीक है, अब 6 शेल तक मैंने लिख दिया। करना क्या, बहुत आसान, ये 2 तो s का 2, ठीक है, ये 8 है, s में 2 p में 6, सबको मालूम है। s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, p की कितनी होती है 6, d की कितनी होती है 10, f की कितनी होती है 40। अच्छा, ये 18 डालने, तो 2 6 और 10, ये 32 डालने, 2 6 10 और 14। देखो, अच्छा यहाँ पे 32 पूरे फुल है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसमें ऑफ वो बीच में आएगा ही नहीं। अच्छा, ये रहा 18, तो 2 6 और 10 ये भरा हुआ है, तो ये जो 5 है लास्ट का, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, कहाँ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। कौन सा, 6s तो 4f भर दिया, ns भर दिया, तो n-2f भरना अलाउड है, तो 4f भर दिया। 5f भरने के लिए 7s भरना पड़ेगा, 7s है ही नहीं, क्योंकि n-2f भरता है ना, तो 5f तो कभी भर ही नहीं सकता अनलेस 7th शेल भर जाए। ठीक है, तो ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अपने को। वैसे बाय द वे ये रहा बिस्मथ 83 नंबर, ये पी ब्लॉक में आता है, वैसे भी हमने प्रूव किया हुआ, तो ये पी ब्लॉक में हमने प्रूव कर दिया। इसका हमको कोई पूछ ले भाई शेल एन क्या है, एन का वैल्यू है 6, कोई बोले 6 कौन सा पीरियड कौन सा है, तो 6th पीरियड है। इसके बारे में सब, इसका पूरा कुंडली निकाल सकते हो आप, पूरा कुंडली निकाल सकते हो इसका, कि भाई इसका नंबर क्या है, इसका मास क्या है, इसका ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ बता। मास तो ठीक है, मास आपको याद नहीं करना है। ग्रुप, अगर ग्रुप पूछ लिया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में ध्यान देखना, 6th शेल में आउटर मोस्ट यहां पे रहे 5th 5, तो ग्रुप 15, 5 शेल है तो 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15। चेक कर लो, मैंने लिखा है देखो, ग्रुप 15 का मेंबर है ये। अच्छा, इसमें जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो इतना सब मेहनत नहीं करते, वो थोड़ी सी मेहनत करके ये पूरा लर्न करके जाते हैं कि अच्छा नंबर 83 वो याद करके जाते हैं। अच्छा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, आई नो 83 कम्स अंडर, सो आई नो लेड इज 82 विच कम्स अंडर कार्बन फैमिली, तो उसके बाद ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली, तो ग्रुप 15 इज 82 के बाद 83, बिस्मथ हैज टू कम इन ग्रुप 15। ये मुझे याद हो जाएगा, मेरे को इतना सब मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। शुरुआत में आपको सॉल्व करने को टाइम लगेगा, बट वंस यू सॉल्व इट 3-4 टाइम्स ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब आपको रैंडमली मैं आपको पूछूं नंबर 33 कौन सा ग्रुप, तो आप इस मेथड से पूरा करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर नंबर 33 पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप 15 में ही आता है। पर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ नंबर 33, आप बोलोगे अच्छा सर 2 8 18 और 2 8 18 8 और 5, 2 8 18 8 5 काउंट करके देखो, 2 + 8 10 + 18 2 8 18 5 4, तो 4th रो का 4th पीरियड का नंबर है 2 8 18 5, 2 + 8 10 + 18 28 + 5 33। मैंने क्या बोला, नंबर 33 कौन सा है बताओ। जो स्मार्ट बच्चा उसको पता है 33 नंबर आर्सेनिक है, अब वो प्रैक्टिस से आएगा। अब जैसे मैं जब स्टूडेंट था मुझे याद रहता हाँ 33 आर्सेनिक है, मैं फट से 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ, क्या 33 आर्सेनिक है, ग्रुप 15 का एलिमेंट। नहीं भी पता तो 33 को मन में काउंट कर लो, 2 8 18 5, तो लास्ट में 5 है मतलब ग्रुप 15 का है। अच्छा, लास्ट में ग्रुप 15 है मतलब पी ब्लॉक में आता है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, ग्रुप 15 तो पी ब्लॉक में ही आता है ना, बस इजी। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, देखो ये रहा आर्सेनिक 33। बात समझ में आ रही है।
एक डी ब्लॉक का भी लिख के बता दो, डी ब्लॉक का भी एक एग्जांपल लेते हैं, उसको भी लिख के बता दो। नंबर 47 हमारा फेवरेट जो है सिल्वर, वही ले लेते हैं। अब सिल्वर है नंबर 47, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 8 18, फिर अच्छा, अगर इसको ऐसा मुझे लिखना होता 2 8 18, ये तो पिक पक्का है। अब 32 तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो तो 47 से ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे भी 32 आउटर मोस्ट में नहीं आ सकते, ये तो रूल है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो दूसरा ऑप्शन बचा 18, चुपचाप लिखना पड़ेगा। 18 18 36 और 8, 44 और 2 46 और 1, सिंपल। बोलोगे हाँ यार कितना लॉजिकल है ना? And now if I want to write the electronic configuration, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5s, 5p, 5d, 5f। मैंने 5 शेल के सारे SPDF लिख डाले। लोग ठीक है, easiest way to write electronic configuration, I'll keep on repeating this again and again। 2 2 2s2 2p6, 18 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और 6 और 10, फिर 18 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और 6 और 10, और इसको 1। अब बोलोगे सर क्या एस ब्लॉक में गया? नहीं, मैंने ये क्लियरली कहा है। ऑपो प्रिंसिपल क्या कहता है, जब फिलिंग की बात हो रही है तो फिलिंग के वक्त 5s पहले भरता है, 4d बाद में भरता है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ns पहले भरता है, n-1d लास्ट में भरता है, क्लियरली कहा है। तो 4d तभी भरेगा जब 5s भरेगा। ना आइडियली अगर आप देखो तो 5s में 2 होने चाहिए थे और 4d में होने चाहिए थे 9। तो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिल्वर का मुझे लिखना चाहिए था वो होना चाहिए था 2 8 18 17 2, है कि नहीं? पर डी सबशेल 9 की जगह इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीटली फिल हो जाता है और इसको हाफ फिल छोड़ देता है, तो इसकी वजह से ये फुल हो गया, तो ये थोड़ा सा स्टेबल फील करता है। तो ये उसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था और ये उसका ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन निकला। आप नोटिस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, Ag प्लस बनता है, Ag प्लस बनता है, करेक्ट। सो विल डायरेक्टली गेट द ऑब्जर्व्ड वन, जो एक्चुअली आप देखते हो कि हाँ हम लोग हमेशा बचपन से लेके अभी तक सिल्वर की वैलेंसी 1 लिखते हैं, वो ऐसे ही प्रूव होती है कि सिल्वर की वैलेंसी 1 है। 2 कब हो सकती है? एक्सपेक्टेड वाला लिखता तब, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कभी हमने आज तक AgCl, AgF, AgI, AgBr, AgCH सब में 1 देखी है वैलेंसी, 2 तो देखी ही नहीं कभी। और हमारी ट्रिक से आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड वाला ही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, वैलेंसी भी 1 जो है वो प्रूव हो जाएगी। और इससे ये भी प्रूव होगा कि यहाँ पर डी सबशेल पूरा भरा पूरा है एकदम, तो इसलिए सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से भी गया गुजरा मेटल है। क्यों? ये अभी समझ में आया, क्योंकि डी सबशेल भरी हुई है, जो भरा हुआ है उसको रिएक्टिविटी करने की क्या जरूरत है? तो ये ऑलमोस्ट लाइक इनर्ट मेटल की तरह काम करता है, ऑलमोस्ट। और प्लैटिनम तो इसका भी बाप, पैलेडियम तो इसका भी बाप है, वो भी 4d10 है। और वही मैंने आपको बताया कि मैं प्रूव करके बताऊंगा कि पैलेडियम इनर्ट क्यों है, और बिकॉज ये इनर्ट है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। अब आया दिमाग में? कितने सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट एनसीआर, जो बोलते हैं ना अरे डायरेक्ट एनसीईआरटी, डायरेक्ट, यही है डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली सिल्वर के बारे में लिखा हुआ है डी ब्लॉक में, और उसके बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा थोड़ा सा अप्लाई करके।
yttrium is Y. Okay, sorry, my bad. yttrium is Y. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को तो यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले लिए और यहीं पर आप लोगों को जनरली बच्चों को कंफ्यूजन या एक कंफ्यूजन तो नहीं, कंसर्न होता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर वो आपको एटॉमिक नंबर देता है, बोलता है ब्लॉक बताओ, उसका ग्रुप बताओ, उसके पीरियड बताओ, उसके अंदर शेल कितने बताओ, सब शेल कितने हैं बताओ। अच्छा, आपको अगर वो पूछ ले ब्रोमीन में सब शेल कितने तो क्या बोलोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सब शेल भरे हुए। सिंपल, बस इतना याद करना है, बहुत ही आसान है, राइट? Now, so here we get the idea of what are blocks, how the periodic table is divided into blocks, and how to write the general electronic configurations of the blocks. Okay. तो ये जो पैराग्राफ्स है इनमें यही सब लिखा हुआ है। जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के हिसाब से कैसे लिखनी है। तो n जो है वो पीरियड को बताता है, ये बहुत बार रिपीट कर चुका है। n की वैल्यू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल या टोटल नंबर ऑफ शेल्स, आप जो बोलना है बोलो, वो पीरियड में आता है। ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। कुछ ऐसे हैं मेंबर्स जिसके आपको मैं जिस ऐसे ग्रुप्स है या ऐसे सीरीज है जिसके फर्स्ट एंड लास्ट में याद करवा दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो सारे के सारे एलिमेंट्स भी याद कर लेंगे, जैसे हमने 3D या 4D के कर लिए अभी, ठीक है, उसका कोई चिंता का बात नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑल्सो ईजी टू जज। वी नो S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगेन हमने इसको क्वांटम नंबर्स के हिसाब से काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। S में 1 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो S में 1 ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 3 ऑर्बिटल्स तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 5 ऑर्बिटल्स तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 7 ऑर्बिटल्स तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। Yes, so these paragraphs you just have to read through, only read, ठीक है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ रीड कर लो। जो मैंने अभी समझाया वो पूरा है। डी सब शेल, जो डी ब्लॉक है, एलिमेंट्स का डी ब्लॉक, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो एफ ब्लॉक है उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल टाइप है, ये भी फैक्चुअल टाइप है कि कौन से ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्या कहा, आपके पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो इन दो के ऊपर तो आपको क्वेश्चन नहीं आते। ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, एल्कली मेटल्स के नाम से। एल्कली मेटल्स, नॉट एल्कलाइन मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में न, जमीन के अंदर खुदाई करने पे, माइनिंग करने पे मिलते हैं, इसीलिए। तो ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। ये वाले ग्रुप 1 वाले अर्थ के क्रस्ट में कभी नहीं मिलेंगे। सोडियम लिथियम आपको अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलेगा जल्दी, बट कैल्शियम मिलेगा ना, सबको मालूम है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये तो क्रस्ट में मिलता ही है। वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रुप 15, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा। नाइट्रोजन फैमिली,
are called nictogens. Group 16 are called chalcogens. Group 17 are called halogens, obviously, and group 18 are called noble or zero group element. है ना, noble metals नहीं, noble gases बोलते हैं इनको. ठीक है, ये तो हो गया. ये दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मतलब मिलाकर एस ब्लॉक होता है. ये ग्रुप 15 to 18 होता है पी ब्लॉक. जो डी ब्लॉक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक जाना जाता है ट्रांजिशन मेटल्स. अच्छा, डी ब्लॉक की एक खासियत ये कि इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल लो और ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल लो, चलेगा. सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेसिकली. एंड इनकी एक खासियत ये है कि दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. ऑल ऑफ देम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. बोलोगे ठीक है, ऑल ऑफ देम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. एंड एफ ब्लॉक तो खैर फेमस ही है, सबको मालूम है, लैंथेनाइड्स. एंड एफ ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ये दो सीरीज है. लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं, एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं, लैंथेनम लाइक. ऑफ कोर्स यू हैव द 4F एंड द 5F. ये दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6th शेल होगा तो 4F भरेगा, 7th शेल होगा तो 5F भरेगा. 4th के पहले F तो एग्जिस्ट करता नहीं है, और 8वां रो नहीं है तो 6F कभी भरेगा नहीं. तो दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, कॉमन सेंस है. अगर इसमें कॉमन सेंस लगाओ तो बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है. आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत लॉजिकल चीजें बता रहा है. और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे आर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अलग से इनको बॉटम पे लगाया गया है पीरियोडिक टेबल की. ठीक है, तो ये सारी ऐसी बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि निक्टोजेंस. ग्रुप 15 को निक्टोजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज नाइट्रोजन में अगर सांस लेने की कोशिश करो तो सफोकेशन होता है. तो निक्टोजेनिक प्रॉपर्टी इज बेसिकली सफोकेटिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. हाँ, चैल्कोजेंस जैसे कि जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, चौक वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, CaSO4 वगैरह, है ना वो. हैलोजेंस तो पता ही आपको, सॉल्ट्स बनाते हैं. तो हैलो मतलब सॉल्ट होता है ना. एसिड्स के साथ में मिलकर, सॉरी हाइड्रोजन के साथ में मिलकर एसिड्स बनाते हैं, और वही एसिड्स फिर बाद में आगे जाकर सॉल्ट्स बनाते हैं. ठीक है, तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड. ओके, सो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दी हुई है. अगेन ग्रुप वाइज हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के हिसाब से ऑलरेडी लिख चुके हैं, और पर्टिकुलर ग्रुप की आपको एटॉमिक नंबर्स पता है तो लिखते जाओ. हर ग्रुप की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी. अब ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो क्या होगा, ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, ग्रुप 2 की NS2 होगी, ग्रुप 15 की NS2 NP1 2+1 3 2 + 3 15, ये 5. ग्रुप 16 NS2 NP4 2+4. ग्रुप 17 NS2 NP5, और ग्रुप 16 NS2 NP6. सिंपल, पूरे भर गए. NS2 NP6, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6, और तब की नोबल यानी कि इनर्ट हो गए, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, पर हम लोग जेनॉन के कंपाउंड्स बनाएंगे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक चैप्टर में.
जेनॉन के ढेर सारे कंपाउंड बनाएंगे, XeF4, XeO4, XeF2, XeF6, जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स, टेट्राऑक्साइड्स, XeO3 बनाएंगे। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के इनफैक्ट फ्रंट कवर बैक कवर पे जेनॉन के कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाए हुए ऑन द कवर। एंड लास्ट ईयर इन योर नीट एग्जाम दैट वाज आस्क्ड, दैट स्ट्रक्चर वाज आस्क्ड। तो जो बच्चा बुक नहीं खोला, बाहर से कवर भी देख लिया होगा तो भी वो आंसर दे सकता था। आप नोटिस करोगे आपके बैक कवर पे आपको जेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए हुए मिलेंगे एनसीईआरटी की।